हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की आज की हमारे इस क्लास में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और हम बढ़ाने वाले हैं हमारे डिस्कशन को आगे। जो फिक्स्ड फॉर फिक्स्ड टेस्ट की जो हमने थ्योरी डेवलप करी थी लास्ट सेशन के अंदर, जहां पे हमने फिक्स्ड फॉर फिक्स्ड टेस्ट के बारे में बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखे थे, है ना, कि अगर फिक्स्ड फॉर फिक्स्ड टेस्ट जो है सर मैच हो जाता है तो वो बन जाते हैं हमारे इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, अदरवाइज हमको फाइनेंशियल लायबिलिटी उनको मजबूरन बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आज हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्लास में आ जाते हैं सबसे पहले। तो सर ठीक है, आज कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग? क्वेश्चन करेंगे 12.38 पेज पे आ जाइए सब लोग, आप सब लोग सबसे पहले 12.38 है ना, और यहां से हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो देखो सर, बिना किसी देरी के फटाफट से शुरुआत कर लेते हैं आज के हमारे सेशन का। देखिए फटाफट से, इलस्ट्रेशन नंबर 14, कन्वर्जन इनटू अ नंबर ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स इक्विवेलेंट टू अ फिक्स्ड वैल्यू। ये तो हेडिंग है, देखो हेडिंग से तो आपको हिंट मिल जाता है। हेडिंग मत पढ़ो, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर उसके आंसर के ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सीबीए लिमिटेड इश्यूज कन्वर्टेबल डिबेंचर्स टू आरक्यूपी लिमिटेड फॉर अ सब्सक्रिप्शन अमाउंट ऑफ ₹100 crores. ओके, नाउ दोज डिबेंचर्स आर कन्वर्टेबल आफ्टर 5 years. देखिए आपको सबसे पहले 100 करोड़ रुपीज मिले, 5 साल बाद में आपको इसे क्या करना है, वापस लौटाना है। कैसे? बाई कन्वर्टिंग इनटू इक्विटी शेयर ऑफ सीबीए लिमिटेड। यानी आपको इन डिबेंचर्स को जब वापस रिडीम करना है, रिडम्पशन करना है इनका, तो आप यहां पर यानी t इक्वल्स टू 5, यानी एट द एंड ऑफ ईयर 5 समझ लीजिए, t इक्वल्स टू 5 पे आपको इनका रिडम्पशन करना है। और जब आप इनका रिडम्पशन करेंगे तो आपको पैसा नहीं देना, कैश नहीं देना है, यहां पे आपको क्या देना है, इक्विटी शेयर्स देने हैं। तो आप तो ये कहोगे सर कि ये तो अपनी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ही हो गए डे वन से, बिकॉज जो पैसा आपको कभी देना ही नहीं है और इक्विटी में कन्वर्ट होने वाले इंस्ट्रूमेंट है, तो डिबेंचर तो सर डे वन से ही हमारे इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ही होने चाहिए ना। लेकिन 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 हमने अभी अभी फिक्स्ड फॉर फिक्स्ड टेस्ट की बातें पढ़ी है, उसे भी तो हम लोग अप्लाई करेंगे एंड देन डिसाइड करेंगे कि इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है कि नहीं। कहता है यूजिंग अ प्री डिटरमाइंड फॉर्मूला। अब ये क्या है, ये प्री डिटरमाइंड फॉर्मूला ये क्या है सर? मतलब इस फॉर्मूले से रिडम्पशन होगा, इस फॉर्मूले से रिडम्पशन होगा। ये क्या कह रहा है, देखिए फॉर्मूला कहता है 100 करोड़, ये हो गया आपका 100 करोड़। 100 करोड़ में आपका हर साल का 10-10% का ब्याज 5 सालों तक रेज किया जाएगा। तो ऊपर वाला तो चलो ठीक है, अमाउंट पेएबल ऑन रिडम्पशन हो गया, दिस इज योर अमाउंट पेएबल ऑन रिडम्पशन, डिवाइडेड बाय व्हाट, फेयर वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन। तो देखो सर, ऊपर आपका कोई भी अमाउंट हो, नीचे हम डिवाइड किससे कर रहे हैं, फेयर वैल्यू से कर रहे हैं। तो बताइए क्या ये चीज फिक्स्ड टू फिक्स्ड टेस्ट को मैच कर रही है क्या? बहुत ध्यान से समझिएगा। ऊपर वाला हो गया कंसीडरेशन, सीधी बात है, लाइबिलिटी इतनी कम होगी आपकी, इतनी लाइबिलिटी का आप पेमेंट कर रहे हो, तो इतनी लाइबिलिटी के पेमेंट के बदले शेयर्स कितने इश्यू कर रहे हैं, हम शेयर्स इश्यू कर रहे हैं बेस्ड ऑन फेयर वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ रिडम्पशन, एज ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन। तो यहां पर बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मूला F2F टेस्ट जो है सर फेल हो गया, फिक्स टू फिक्स टेस्ट जो है ना वो फेल हो गया यहां पर। और फेल होने का मतलब ये हुआ कि आप अपने डिबेंचर वाली लाइबिलिटीज को कन्वर्ट करने के लिए, है ना, डिबेंचर वाली लाइबिलिटीज को सेटल करने के लिए या डिबेंचर वाली लाइबिलिटीज को आप रिडीम करने के लिए इक्विटी शेयर्स को एज कंसीडरेशन यूज कर रहे हैं। और यहां पर ऑब्वियस सी बात है कि ये इक्विटी शेयर्स में कन्वर्जन करना भी हमारे इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स पर प्रभाव नहीं डालेगा। ये पूरा का पूरा ऑल टुगेदर जो इंस्ट्रूमेंट है फाइनेंशियल लाइबिलिटी वाला इंस्ट्रूमेंट है, नो डाउट सर, ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल सा इसका आंसर है, हमने इसका काफी सोफिस्टिकेटेड एनालिसिस किया है, इसने 2-3 लाइन के अंदर इसको खत्म कर दिया। तो आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं सर नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे, जो कि है इलस्ट्रेशन नंबर 15, ठीक है ना। देखिए इलस्ट्रेशन 15 क्या कहता है, डीएफ लिमिटेड इश्यूज कन्वर्टिबल डिवेंचर्स टू जेएल लिमिटेड फॉर अ सब्सक्रिप्शन अमाउंट ऑफ ₹100 crores। ठीक है, दोज डिवेंचर्स आर कन्वर्टेबल आफ्टर 5 years into 15 crore इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each। अच्छा भाई,
आज हमको डिबेंचर्स का पैसा मिला, t इक्वल्स टू 0 पे पैसा मिला 100 करोड़, ओके। एंड 5 साल बाद में 15 करोड़ के इक्विटी शेयर में ये कन्वर्ट हो जाएंगे जो 10 रुपए वाले होंगे। ये हुई ना कोई बात सर, ये हुई ना कोई बात। सब कुछ दिख रहा है, आज ही दिख रहा है। क्या दिख रहा है? रिडम्पशन वाले दिन हमको पता है इतने ही इक्विटी इंस्ट्रूमेंट दिए जाने हैं। देयर इज नो वोलैटिलिटी, देयर इज नो वेरिएबिलिटी एक्सपोज्ड टू द इश्यूअर एज वेल एज टू द रिसीवर। दोनों को कोई वेरिएबिलिटी नहीं है। फिक्स्ड टू फिक्स्ड टेस्ट मैच हो गया, एफ टू एफ टेस्ट क्या हो गया सर? पास हो गया, है ना? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो सर देखो, अगर एफ टू एफ टेस्ट जो है अगर पास हो जाएगा तो सीधी बात है आपके इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाएंगे? इक्विटी इंस्ट्रूमेंट हो जाएंगे। समझ रहे हो ना मेरी बात आप लोग, है ना? तो आप सब लोग इनका आंसर जो है जरूर पढ़ लेना, क्योंकि इन आंसर्स के अंदर क्या है सर, कभी इंस्टीट्यूट 2 लाइन का आंसर देता है, कभी उसके अंदर सारी चीजों को एक्सप्लेन कर देता है। एक बार पढ़ लेना, अपनी रीडिंग और अच्छी डेवलप हो जाएगी। बाकी इन सब चीजों के अंदर आपको कुछ नया नहीं मिलेगा। हमने जो क्लास में डिस्कस किया है ना, वही चीज आप इन सब के अंदर पाने वाले हो। क्योंकि अगर आपने, सीधी बात है सर, कॉन्सेप्ट पकड़ लिया ना, तो 2 लाइन का क्वेश्चन होगा ना, तो हम कहीं ना कहीं उसमें ढूंढ ही लेंगे कि ये इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है या लायबिलिटी है। ठीक है ना? समझ गए आप सब लोग? चलिए सर अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 16 को आप कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन अभी मैं नहीं कराऊंगा। आप इसके ऊपर जितने सितारे लगाना चाहते हैं उतने सितारे लगा लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है, राइट? क्योंकि इस इलस्ट्रेशन के माध्यम से आपकी एक और अंडरस्टैंडिंग जो है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे डेवलप होगी, लेकिन वी विल पिक दिस इलस्ट्रेशन एट अ लेटर स्टेज। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 17 पे। इलस्ट्रेशन 17 हमें कहता है रिटर्न पुट ऑप्शन विद मल्टीपल एक्सरसाइज प्राइस। अच्छा देखिए, ये WC लिमिटेड है जिसने एक ऑप्शन राइट किया इन फेवर ऑफ GT लिमिटेड में, wherein the holder can purchase issuer's equity instrument at price that fluctuate in response to the share price of the issuer। ये सारे इंडिकेशन हैं किस बात के? फिक्स टू फिक्स टेस्ट मैच नहीं होने के सर। फ्लक्चुएशन कहां? जगह ही नहीं है फ्लक्चुएशन की, है ना सर? फिक्स्ड टू फिक्स टेस्ट मैच होना चाहिए। एज पर द टर्म्स, इफ द शेयर प्राइस ऑफ इश्यूअर इज लेस देन ₹50 पर शेयर, option can be exercised at ₹40 per share. If the share price is equal to more than ₹50 per share, option can be exercised at ₹60 per share। अरे भाई इतनी बातें बताते ही क्यों हो? ऊपर ही समझ गए। फिक्स टू फिक्स टेस्ट क्या हो गया? फेल हो गया। एक्सप्लेन द नेचर ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। क्लियरली क्या है सर? फाइनेंशियल लायबिलिटी है। एज द कॉन्ट्रैक्ट विल बी सेटल्ड बाय डिलीवरी ऑफ फिक्स नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट फॉर ए वेरिएबल अमाउंट ऑफ कैश, इट इज अ फाइनेंशियल लायबिलिटी। देखिए हमने जो टेबल पढ़ी थी ना सर, तो हमने टेबल पढ़ी थी, उसमें केवल एक कंडीशन ही ऐसी है जो आपके इंस्ट्रूमेंट को इक्विटी बना सकती है, फिक्स्ड फॉर फिक्स्ड। एनीथिंग अगर वेरिएबल हुआ, मतलब दोनों कॉलम में से एक भी कंपोनेंट अगर वेरिएबल हुआ तो गलत बात है, वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट नहीं हो सकता। ठीक है ना? समझ गए ना? चलिए इलस्ट्रेशन 18 में आते हैं सर। ये क्या कहता है जरा इसकी भी बात सुन लेते हैं। शेयर स्वैप अरेंजमेंट्स। Acquirer Limited enters into an arrangement with the shareholders of Target Limited, wherein Acquirer Limited will purchase shares of Target Limited in share swap arrangement against the variable amount of cash that is market value of Target Limited's equity shares। यानी टारगेट की जो इक्विटी शेयर्स की जो मार्केट वैल्यू होगी उसके बदले में हम क्या करेंगे? कैश देंगे। Share swap ratio is agreed as 1:5, that is 1 equity share of Acquirer Limited for every 5। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स तो फिक्स हैं, सर, लेकिन उसका कंसिडरेशन जो है वो मार्केट वैल्यू पे है ना। फेल हो गया, फिक्स टू फिक्स टेस्ट जो है सर फेल हो गया। एग्जामिन वेदर द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विल बी क्लासिफाइड एज इक्विटी। क्यों भाई? कैसे क्लासिफाई होगा? ये आपका फाइनेंशियल लायबिलिटी है। देखो क्या कहता है, सच अरेंजमेंट्स विल नॉट मीट द कंडीशन फॉर द क्लासिफिकेशन एज इक्विटी इंस्ट्रूमेंट सिंस द contract will be settled by delivery of fixed number of acquirer own equity instrument against a variable amount of cash। शेयर तो फिक्स है ना सर। देखो क्या शेयर फिक्स कैसे हैं? ये 1:5 है, इसका मतलब हर 5 के बदले 1 मिलेंगे, हर 5 के बदले 1 मिलेंगे, तो ये तो हो गया सर फिक्स। बट व्हाट अबाउट द कैश?
कैश तो वेरिएबल है ना, कैश तो मार्केट वैल्यू के बराबर देना है। इसका मतलब सर सीधी बात है, ढूंढो, बस इतना ढूंढो आपकी फिक्स्ड फॉर फिक्स्ड टेस्ट मैच होता है या नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो खेल खत्म। अब आपको इसी मॉड्यूल में मैं आपको और दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं, जैसे इलस्ट्रेशन 19 और इलस्ट्रेशन नंबर 20। अब आप इसको सितारा लगाना चाहें, स्टार लगाना चाहें, जो लगाना चाहें कर लीजिए, लेकिन यहां पे हम कुछ नया सीखेंगे सर, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ध्यान से समझिएगा। इलस्ट्रेशन 19 क्या कहता है? इलस्ट्रेशन 19 क्या कहता है? ऑन जनवरी X1 NKT Limited subscribes to convertible preference shares of VT Limited. The conversion ratio varies as below. ये कन्वर्जन का जो रेशियो है ना, ये इस प्रकार से भिन्न भिन्न है। यदि आप 31 मार्च तक कन्वर्ट करा लेते हैं तो इतना, 30 जून को कन्वर्ट करा लेते हैं तो इतना, 31 दिसंबर को कन्वर्ट करा लेते हैं तो इतना। पहले में क्या है 1:1, फिर है 1:1.5, फिर है 1:2। 1:2 समझ रहे हैं ना आप सब लोग? ये बेसिकली क्या ना, कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे। ये जो आप देखेंगे ना, ये X, ठीक है, या तो फिर क्या है ना कि ये 1 2 बार प्रिंट होना चाहिए, अदरवाइज ये क्या है ना कि 1 एक बार प्रिंट हुआ है, तो ये 20X1 फिर बाद में 1:1 लिखना चाहिए उनको, तो वो 1:1 नहीं लिखा हुआ है। तो अपने लोग ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप ये 20X1 को ईयर मान के चल रहे हैं तो ये आपका 1:1, ठीक है, और ये आपका 1:1.5 है, और ये आपका 1:2 है। इस प्रकार से ये लिखा हुआ है, कुछ मिसप्रिंटिंग है, ठीक है ना, तो चलता है, इतना कोई खास वाली बात नहीं है, आप खुद समझ सकते हैं इतनी बात तो, है ना, गलती हो जाती है, प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गई। तो देखिए नाउ, कन्वर्जन अप टू 31 मार्च अगर आप कराते हो तो 1:1 इक्विटी शेयर ऑफ वीटी फॉर ईच प्रेफरेंस शेयर, ठीक है ना, तो ये सारा आपको दिया हुआ है। बस आपसे इतना पूछा है कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है वो क्लासिफाइड क्या होंगे, इक्विटी क्लासिफाइड होंगे या फाइनेंशियल लायबिलिटी क्लासिफाइड होंगे, इस प्रकार की अगर कन्वर्जन रेशियो की बात की जा रही है तो। अब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बात हमको समझनी चाहिए, और वो ये कि वी नो एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम, एवरीथिंग इज फिक्स्ड सर। अगर यहां कन्वर्ट कराते हैं तो 1:1 के प्रोपोर्शन में, यहां कराते हैं तो 1:1.5 में, है ना, और फिर क्या है सर 1:2 में। इसका मतलब आप देख रहे हो सर, पैसेज ऑफ टाइम हो रहा है ना, पैसेज ऑफ टाइम के साथ में हम हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स बदल दे रहे हैं। पैसेज ऑफ टाइम के साथ में हम क्या कर दे रहे हैं, यहां पे हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स बदल दे रहे हैं। एक काम कीजिए, आप इसको ऐसा समझिए कि आपका अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर के साथ में कुल मिलाकर 1, 2 और 3 कॉन्ट्रैक्ट हैं, 3 कॉन्ट्रैक्ट हैं आपका। और ये जो 3 कॉन्ट्रैक्ट है, ये बेसिकली क्या कह रहा है आपको कि पैसेज ऑफ टाइम के हिसाब से आपके इक्विटी शेयर जो हैं वो बदल रहे हैं। सीधी बात है, अगर आपको आज इक्विटी शेयर चाहिए तो इतने ले लेना, कल चाहिए तो इतने ले लेना, परसों चाहिए तो इतने ले लेना। इन चीजों को कहते हैं हम लोग इंडिपेंडेंट सिनेरियो। तो अब आपको ये भी मन में आ रहा होगा कि ये तो सर फिक्स्ड भी है, और आपको ऐसे भी लग रहा होगा कि सर वेरिएबल भी है, क्योंकि पैसेज ऑफ टाइम के साथ में तो बदल गया ना। तो ऐसी कंडीशन में इंड AS 32 हमें क्या कहता है कि भाई पैसेज ऑफ टाइम है ना, टाइम की वजह से, अगर समय के बदलने से यदि आपके इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर कोई प्रभाव पड़ रहा है तो वो फिक्स्ड फॉर फिक्स्ड टेस्ट ही है, वो फिक्स्ड फॉर फिक्स्ड टेस्ट फेल नहीं हो पाएगा, क्योंकि एवरीथिंग इज फिक्स्ड ओवर हियर। आप ऐसा मत सोचिए कि हमारे पास में सर 1 कॉन्ट्रैक्ट है, आप ऐसा सोचिए कि हमारे पास में 3 कॉन्ट्रैक्ट है, और तीनों कॉन्ट्रैक्ट में सेटलमेंट फिक्स्ड है। आप चाहे ए पॉइंट ऑफ टाइम पे सेटलमेंट करवा लीजिए तो भी फिक्स्ड मिलेगा, बी पे कराएंगे तो फिक्स मिलेगा, सी पे कराएंगे तो भी फिक्स्ड मिलेगा। तो ऐसी चीजों को इंड AS 32 ने क्या कहा है, यहां पे हमारा इंड AS 32 क्या कहता है सर, वो कहता है कि इसने फिक्स्ड टू फिक्स्ड टेस्ट को मैच किया है ना। पैसेज ऑफ टाइम को हमें क्या करना है, फिक्स्ड टू फिक्स्ड टेस्ट के मतलब कंप्लायंस के लिए
पास हुआ मान ही लेना है, क्योंकि सर सीधी बात है यहां पर कोई भी वेरिएबिलिटी नहीं है, राइट। वी हैव 3 डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट विद द होल्डर्स। आप तीनों में से किसी कॉन्ट्रैक्ट को सिलेक्ट कर लीजिए। आता है ना, अपने लोग दुकान पे कोई आता है तो अपन उसको कैटलॉग दिखाते हैं, भाई इनमें से कुछ सिलेक्ट कर लो। वैसे ही हमने हमारे इंस्ट्रूमेंट होल्डर्स को कैटलॉग दिखा दिया, भाई हमारा जो विचार है उनके सामने रख दिया कि भाई तुम अगर इस साल लेते हो तो इतना मिल जाएगा, उस साल लोगे तो इतना, उस साल लोगे तो इतना, बोलो कितने का है चाहिए। तो ऐसा करके ये जो पैसेज ऑफ टाइम है ना, ये फिक्स टू फिक्स टेस्ट जो है वो मैच हो जाता है, ठीक है। इसलिए देखो ये क्या बन गया, द कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी क्लासिफाइड एज इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। समझ रहे हो क्या? कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स आपके क्या क्लासिफाई हो जाएंगे, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इन द बुक्स ऑफ द इश्यूअर। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ही है ये, है ना, क्योंकि फिक्स्ड फॉर फिक्स टेस्ट जो है वो मैच हो गया है। द कन्वर्जन रेशियो doesn't change corresponding to any underlying variable। ये बिल्कुल भी किसी भी कारणवश चेंज नहीं हो रहा। इट ओनली वेरीज इन रेस्पॉन्सेस टू पैसेज ऑफ टाइम सर, विच इज अ सर्टन इवेंट एंड हेंस फिक्स्ड। तो यहां पे हमको सर कुछ नया जानने को मिला, है ना। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब यहां पे समझ में आते ही अब देखो इसका जस्ट काउंटर क्वेश्चन आपके सामने, आपके स्क्रीन पर देखो ये रहा। अब यहां पे हम लोग सर कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। बताना जरा इलस्ट्रेशन 20 में आप लोगों का क्या कहना है, आप लोगों का क्या सोचना है। आप खुद एक बार सोचना जरा, मेरे बताने से पहले एक बार आप खुद सोचना। अगर आपको लगे कि भाई इस चीज के ऊपर सोचने की हमको मतलब जरूरत है, तो आप वीडियो पॉज कर दें और खुद सोचें और आंसर डिराइव करें एंड देन टैली करें कि हम और आप जो बातें कर रहे हैं क्या हमारे विचार मिलते हैं कि नहीं मिलते। देखिए इलस्ट्रेशन 20 ये कहता है कन्वर्जन रेशियो चेंजेस टू प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ द कन्वर्टिबल इंस्ट्रूमेंट होल्डर्स। ठीक है, कन्वर्जन रेशियो चेंजेस टू प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ द कन्वर्टिबल इंस्ट्रूमेंट होल्डर। मैंने कहा इसको तो पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, ये तो हिंट देने की चीज है। क्वेश्चन समझते हैं सर। क्वेश्चन कहता है जैन X1 को HT लिमिटेड सब्सक्राइब्स टू कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ RT लिमिटेड। The preference shares are convertible in the ratio of 1:1। फिक्स है, अभी तक तो फिक्स है। अच्छा, कहता है the terms of the instrument entitle HT limited to proportionately more equity shares। कॉन्ट्रैक्ट आपको कहता है कि आपको और ज्यादा इक्विटी शेयर मिल जाएंगे ऑफ RT लिमिटेड इन केस ऑफ स्टॉक स्प्लिट और बोनस इश्यू। अगर स्टॉक स्प्लिट हुआ और यदि बोनस इश्यू हुआ तो कॉन्सिक्वेंटली आपको ज्यादा शेयर मिल जाएंगे। अब बताइए कि फिक्स टू फिक्स टेस्ट मैच हुआ या नहीं। अब ये सिचुएशन आपके सामने मैं क्वांटिफाई कर देता हूं। लेट्स से कि आपके पास में भी 10,000 शेयर्स है। लेट्स से आपके पास में भी 10,000 शेयर्स है, 100 रुपए वाले। ज्यादा बड़ा क्यों लेते हैं सर, 100 शेयर्स लेते हैं। 100 शेयर्स लेते हैं 100 रुपीज वाले, ठीक है ना। तो 10,000 का हमारा शेयर कैपिटल हो गया। 10,000 का शेयर कैपिटल 100 रुपए का हो गया। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का चैप्टर आता था ना, वहां पे अपने लोग स्टॉक स्प्लिट करते थे, सब डिवीजन और कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स, है ना। वही तो चीज है ये। यहां पे हम इस स्टॉक को स्प्लिट कर रहे हैं। 100 के बजाय हम इसको ना 50-50 का 2 बना देंगे। 50-50 का 2 बना देंगे। 100 शेयर जो हैं 100 रुपीज वाले, अब मैं क्या करूंगा, 100 शेयर्स को मैं 50 वाला बना दूंगा सर। तो सीधी बात है, अब बताइए स्टॉक स्प्लिटिंग करने के बाद में आपके नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे, 200 शेयर्स ऑफ ₹50 ईच। शेयर कैपिटल तो उतना ही है ना। अब देखना, ये फिक्स्ड टू फिक्स्ड टेस्ट जो है ये तो कहता है फिक्स्ड ही तो होना चाहिए कंसिडरेशन और फिक्स्ड ही होने चाहिए नंबर ऑफ शेयर्स। रूल तो रूल है। आप बताना मुझे कि ये 100 के बदले ये जो 200 हो गया,
100 के बदले अब 200 हो गया, तो सीधी बात है, अगर मैंने पहले फिक्स टू फिक्स में कह रखा था कि तुमको 100 शेयर्स दूंगा, तुमको 100 शेयर्स दूंगा, कन्वर्जन पे, रिडम्पशन पे, वटेवर जो भी है, सेटलमेंट में तुमको 100 मिलेंगे, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस स्टॉक स्प्लिट कितना मिलेगा भाई तुमको? 200 मिलेगा ना, क्योंकि अब तुम्हारे पास में 200 शेयर है। तो यही कहा है इसने कि द टर्म ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एंटाइल एसटी लिमिटेड टू प्रोपोर्शनेटली मोर इक्विटी शेयर्स ऑफ आरटी लिमिटेड इन केस ऑफ अ स्टॉक स्प्लिट और बोनस इश्यू। तो प्रोपोर्शनेटली आपको उतना ज्यादा मिल जाएगा। अब बताइए इस केस के अंदर फिक्स्ड फॉर फिक्स्ड टेस्ट मैच हुआ या नहीं हुआ? अब यहां पे आप वीडियो पॉज करके सोच सकते हैं और आपको यहां पे सोचने का टाइम मैं देता हूं, लेकिन अब आप क्या करें, बिल्कुल इस बात के बारे में सोचें, समझें एंड देन फिर किसी चीज का डिसीजन लें। ठीक है, तो पॉज कर दें। ठीक है, चलिए पॉज हो गया आपका वीडियो, अब वापस रिज्यूम कर लो। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो भाई देखो, मैं तो पॉज करूंगा नहीं, आपने पॉज करना होता है। तो आप लोगों ने वीडियो पॉज किया होगा, आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई होगी, आपने इसका कोई तो नतीजा निकाला होगा कि सर फिक्स टू फिक्स टेस्ट। तो ये देखो, आईएफआरएस के स्टैंडर्ड माय डियर फ्रेंड्स सब्सटेंस ओवर फॉर्म पे बेस्ड होते हैं। सब्सटेंस ओवर फॉर्म, ऐसा नहीं कि जो लिखा हुआ है उससे प्रिंसिपल क्या बोलते हैं उसको, मतलब एज इट इज उसको रट लेना, फॉलो कर लेना, ऐसा नहीं होना चाहिए। आईएफआरएस के स्टैंडर्ड में ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक पर्टिकुलर चीज के लिए कॉन्सेप्ट होता है, रूल नहीं है सर, प्रिंसिपल बेस्ड स्टैंडर्ड है ये। आईएफआरएस जो है, इंड एस जो है, रूल नहीं है। कौन से स्टैंडर्ड है? प्रिंसिपल बेस्ड स्टैंडर्ड। अब प्रिंसिपल बेस्ड स्टैंडर्ड में अगर आप बोलोगे देखो सीधी तरीके से तो फिक्स टू फिक्स टेस्ट मैच नहीं हो रहा, बिकॉज 100 बाद में वो 200 हो गया, ये तो 200 मैच नहीं करते सर। लेकिन कैसी बातें करते हो सर, 100 रुपए का एक नोट, 50-50 रुपए के 2 नोट, बात तो बराबर ही है ना। अब ऐसी कंडीशन में अगर आप लोग ये जिद पकड़ के बैठ जाओगे कि सर फिक्स टू फिक्स टेस्ट मैच नहीं हुआ, तो ये तो फिर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट हो नहीं सकता। तो ऐसी भूल मत करना भाई, ऐसी भूल मत करना। दीज आर द क्लैरिफिकेशंस। ऐसे क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने डाल रखे हैं जो आपके नॉलेज में बहुत एनहांसमेंट लेके आ सकते हैं। और बिलीव मी, इंस्टीट्यूट ने जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का जो मॉड्यूल लिखा है, स्पेशली इन द न्यू कोर्स, बहुत ही डिसेंट मटेरियल है इनका, राइट। और हम जब इस मटेरियल को फॉलो करेंगे, इसकी हर एक चीज को पढ़ेंगे, तो बिलीव मी आपको जो नॉलेज रिक्वायर्ड है आईसीआई के द्वारा, आपको सारा नॉलेज मिल सकता है इनकी किताबों से। बस एक अपने को करेक्ट पाथ पे चलने की जरूरत है, करेक्ट गाइडेंस मिलना चाहिए। उसके लिए मैं आप लोगों के साथ में अवेलेबल हूं, राइट। मेरी जो भी हेल्प हो पाएगी आप लोगों के लिए, मैं तैयार हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। मैं ये अज्यूम करके चलता हूं कि ये सारी बातें आपको क्लैरिफाई हो जाती हैं, बट इन केस फिर भी अगर आपको कोई डाउट होया तो मैं आपको बता देता हूं, अनडाउटेडली आप मेरे को क्या करें, अनडाउटेडली आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर इश्यू, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट में अगर आपको इश्यू हो तो। समझ रहे हैं? ठीक है। तो देखो क्या कहता है सर, ये कहता है द कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी क्लासिफाइड एज इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। होगा सर, एफ टू एफ टेस्ट मैच हो जाएगा। इन द बुक्स ऑफ द इश्यूअर द वेरिएबिलिटी इन द कन्वर्जन रेशियो इज ओनली टू द प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द होल्डर, है ना। कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट vis-a-vis अदर इक्विटी शेयर होल्डर्स, द कन्वर्जन वाज ऑलवेज इंटेंडेड टू बी इन अ फिक्स्ड रेशियो। हमेशा से फिक्स टू फिक्स टेस्ट की ही इंटेंशन थी सर, एंड हेंस द होल्डर इज एक्सपोज टू चेंज इन इक्विटी वैल्यू। द वेरिएबिलिटी इज ब्रॉट टू मेंटेन होल्डर एक्सपोजर इन लाइन विथ अदर होल्डर्स। सीधी बात है ना। आई होप आपको समझ में ये आ गया होगा। स्टॉक स्प्लिट किया, अरे भाई 100 रुपए को एक्सचेंज करता हूं 50-50 के 2 नोट से, बताइए किसका क्या फायदा हुआ? ना आपका फायदा ना मेरा फायदा, वही करेंसी एक्सचेंज हो गई है। तो यहां पे अगर स्टॉक स्प्लिट, अगर बोनस इश्यू हुआ है, स्टॉक स्प्लिट या बोनस हुआ है, देखिए ये 100 शेयर है, बोनस शेयर देने के बाद में क्या होता है, मान लो बोनस शेयर देंगे तो क्या होगा, मान लो 100 शेयर है, मान लो कंपनी ने 100% बोनस दे दिया, तो ये बोनस शेयर देने के बाद में कितने हो जाएंगे आपके शेयर? 200 शेयर हो जाएंगे। तो भी वो फिक्स टू फिक्स टेस्ट माना जाएगा, मीट हुआ माना जाएगा। ठीक है, क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर राइट नाउ, बोलो। ठीक है, तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं सर, और ये इलस्ट्रेशन 21 के बारे में देखते हैं कि ये क्या कहता है अपने को। कन्वर्जन रेशियो चेंजेस इफ इश्यूअर सब्सिक्वेंटली इश्यूज शेयर्स टू अदर्स एट अ लोअर प्राइस। अगेन मैं कह रहा हूं ये हेडिंग है, क्वेश्चन पढ़ेंगे तो पता चलेगा क्या है, केस स्टडी हमारी क्या है,
जनवरी 20X1 को पीजी लिमिटेड ने सब्सक्राइब किया टू कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ बीजी लिमिटेड एट ₹100 पर प्रेफरेंस शेयर. द प्रेफरेंस शेयर्स आर कन्वर्टेबल इन द रेशियो ऑफ 10:1, दैट इज 10 इक्विटी शेयर्स फॉर ईच प्रेफरेंस शेयर हेल्ड. अभी तो फिक्स है ये. ऑन अ फुल्ली डाइल्यूटेड बेसिस पीजी लिमिटेड इज एंटाइटल्ड टू 30% स्टेक इन बीजी लिमिटेड. ओके, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है. इफ सब्सिक्वेंट टू द इश्यूएंस ऑफ दीज कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, ऐसा करने से यदि कुछ क्या होता है, बीजी लिमिटेड इश्यूज एनी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट एट ए प्राइस लोअर देन ₹10 पर शेयर, कन्वर्जन रेशियो विल बी चेंज्ड टू कंपनसेट पीजी लिमिटेड फॉर डाइल्यूशन इन इट्स स्टेक बिलो द एक्सपेक्टेड डाइल्यूशन एट ए प्राइस ऑफ ₹10 पर शेयर. समझ गए होंगे, यहां तक आते ही हम लोग समझ गए होंगे. क्या समझ गए कि ये जो कन्वर्जन रेशियो है ये वेरिएबल हो गया है सर. अगर आपने कोई इक्विटी शेयर ₹10 पर शेयर की वैल्यू से कम इश्यू कर दिया तो ये कन्वर्जन रेशियो को कम कर देगा, और कन्वर्जन रेशियो को कम कर देगा तो सर कन्वर्जन रेशियो तो मेरा वेरिएबल हो गया ना. ये कन्वर्जन रेशियो फिक्स्ड हुआ ही कहां, और सर जब फिक्स्ड और फिक्स्ड नहीं होता तो क्लियर इंस्ट्रूमेंट हो जाएंगे फाइनेंशियल लायबिलिटी. ये पूरा स्टैंडर्ड जो है सर, आज कौन सी क्लास है हमारी, 9th पार्ट है हमारा ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का. ये 9 लेक्चर जो है माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग रिग्रेट नहीं करेंगे जब आगे जाएंगे कि आपका कॉन्सेप्ट जो है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का, इक्विटी और फाइनेंशियल लायबिलिटी का इतना क्रिस्टल क्लियर अगर हो जाता है तो ही हम इसकी अकाउंटिंग समझ सकते हैं. तो आप इनकी अकाउंटिंग के बारे में तो सोचिए ही मत कि किसकी क्या अकाउंटिंग होगी. हर इंस्ट्रूमेंट की अकाउंटिंग करने वाले हैं, बट एक बार उनके बारे में जाने तो सही ये इंस्ट्रूमेंट क्या है ना. तो अब आई थिंक कुछ सोफिस्टिकेशन आ रहा होगा नॉलेज के अंदर हमारे में. हमने जो भी पढ़ा है अभी प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स पढ़ लिए, हमारे 8 पार्ट है, आज 9th पार्ट में हम प्रैक्टिस कर रहे हैं फिक्स टू फिक्स टेस्ट के ऊपर. और जैसे ही हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन को, शायद हम क्वेश्चन देखते ही पता लगा पा रहे हैं, वो इंडिकेटिव फैक्टर को ढूंढ पा रहे हैं क्वेश्चन के अंदर जो अपने इंस्ट्रूमेंट के नामकरण को बताएगा कि वो इंस्ट्रूमेंट इक्विटी है या वो फाइनेंशियल लायबिलिटी है. सीधी बात है सर, ये फाइनेंशियल लायबिलिटी होगा, फाइनेंशियल लायबिलिटी होगा, बिकॉज ये लोग ना अपना रिटर्न जो है वो फिक्स कराना चाहते हैं. सीधी बात है, रिटर्न फिक्स कराने का मतलब क्या हो गया कि अगर इक्विटी शेयर्स को आप कम में इश्यू करोगे तो कंपनी के अंदर जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं इनसिक्योर फील कर रहे हैं, तो वो इनसिक्योरिटी के लिए अपना कन्वर्जन रेशियो ज्यादा चाहते हैं. तो भाई ज्यादा चाहते हैं तो भैया नहीं मिलेगा, मतलब मिल तो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट में, रिडम्पशन तो हो जाएगा, लेकिन तुमको इक्विटी क्लासिफाई नहीं कर पाएंगे फिर, बिकॉज यू आर डिमांडिंग समथिंग. आप कुछ गारंटेड रिटर्न मांग रहे हो, आप कुछ अश्योर्ड रिटर्न मांग रहे हो कंपनी से. यही कहता है, देखो बुक्स ऑफ द इश्यूअर बीजी लिमिटेड, द वेरिएबिलिटी इन द कन्वर्जन रेशियो अंडर राइट्स द रिटर्न ऑफ प्रेफरेंस शेयर. ये कहता है कि आपके प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर रिटर्न जो है वो अंडर राइट कर लेता है, एंड नॉट जस्ट प्रोटेक्ट द राइट. ये खाली प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है उनके राइट को, बल्कि क्या कर रहा है, उनकी रिटर्न को अश्योर करवा रहा है ना. समझ रहे हो ना. तो राइट ऑफ द कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट होल्डर विज़ इक्विटी शेयर होल्डर, सीधी बात है सर. तो ये हो जाएगा अपना फाइनेंशियल लायबिलिटी. क्लियर हो गया, क्लियर हो गया भाई. ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. इलस्ट्रेशन नंबर 22 कहता है कन्वर्जन रेशियो इज वेरिएबल इन नैरो रेंज. जनवरी X1 को NG लिमिटेड सब्सक्राइब्स टू कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ AG लिमिटेड एट ₹100 पर प्रेफरेंस शेयर ऑन अ फुल्ली डाइल्यूटेड बेसिस. NG लिमिटेड इज एंटाइटल्ड टू 30% स्टेक इन AG लिमिटेड. यहां तक तो वही कॉमन क्वेश्चन चल रहा है. प्रेफरेंस शेयर्स आर कन्वर्टेबल एट फेयर वैल्यू सब्जेक्ट टू NG लिमिटेड स्टेक नॉट गोइंग बिलो 15% एंड नॉट गोइंग अबव 15%. अब ये रेंज आ गई कि उसका स्टेक ना तो 15% से कम होना चाहिए और ना ही 40% से ज्यादा होना चाहिए. एग्जामिन द नेचर ऑफ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. तो बताओ भाई क्या होना चाहिए. यहां पे अगर अपन बात करें, ये रेंज आ गई, आगे क्वेश्चन नहीं है, तो ये क्या होना चाहिए हमारा. आप खुद सोचिए और फिर देखते हैं कि अपना आंसर टैली हो पाता है कि नहीं हो पाता. देखो जरा देखो. तो आई थिंक आप सब लोगों ने सोच लिया होगा अभी तक कि इसका क्या होना चाहिए. अरे सीधी बात है, यहां पे भी तो सर वेरिएबल जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो निकल के आ रहे हैं. ये कह रहा है कि NG लिमिटेड जो है, NG लिमिटेड AG लिमिटेड के प्रेफरेंस शेयर्स के सब्सक्राइबर है. AG लिमिटेड के प्रेफरेंस शेयर्स के सब्सक्राइबर है, ठीक है ना. और फुल्ली डाइल्यूटेड बेसिस का मतलब क्या होता है, AS20 EPS पढ़ा था ना हमने,
उसका करस्पॉन्डिंग इंड एस 33 है, इंड एस 33, वो हम पढ़ेंगे हमारे कोर्स के अंदर। तो सिमिलर टू AS20 है वो, है ना, थोड़ा सा और हाई फाई। आप देख रहे हो कि जितने भी इंडेस हैं वो पुराने वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में तो थोड़ा बहुत है ही। तो यहाँ पे आपने अगर AS20 पढ़ा होगा EPS वाला, तो वहां पे आपको ये बात पता होगी कि डाइल्यूटेड शेयर्स का मतलब क्या होता है, यानी जो कंपनी के अंदर आते हैं तो अर्निंग्स को डाइल्यूट कर लेते हैं, यानी इक्विटी के साथ में बैठ के खाना खाने वाले, समझ रहे हो ना, उसको कहते हैं फुल्ली डाइल्यूटेड बेसिस के ऊपर। हालांकि इस चीज का हमें अभी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना। तो ये बात आप सब लोग ध्यान से समझिएगा, एक सेकेंड। तो देखिए यहाँ पे इनका जो कन्वर्जन है ना, वो बेसिकली इस प्रकार से होना है कि कन्वर्जन होने के बाद में ये जो NG लिमिटेड है, ये AG लिमिटेड के मिनिमम 15% स्टेक को चाहते हैं और मैक्सिमम 40% चाहते हैं। मतलब ये रेंज में इनका इक्विटी स्टेक बना रहना चाहिए। तो इसके अंदर भी सर यही फीलिंग आ गई, द कन्वर्जन रेशियो अगेन अंडर राइट्स द रिटर्न ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। और इनफैक्ट मैं यहाँ पे एक शब्द और ऐड करना चाहूंगा, खाली अंडर राइट नहीं सर, ये रेस्ट्रिक्ट भी कर रहा है ना, क्योंकि 40 के ऊपर जाने नहीं देगा। सीधी बात है सर, ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी होगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे ये वर्ड आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, दिस बेसिकली अंडर राइट्स द रिटर्न ऑन प्रेफरेंस शेयर्स एज वेल एज इट ऑल्सो रेस्ट्रिक्ट्स दैट रिटर्न। तो ऐसी चीज कभी भी सर इक्विटी नहीं हो सकती, ये आपकी फाइनेंशियल लाइबिलिटी है। क्लियर हो गया ना, ठीक है। बिकॉज कहीं से भी ये प्रेफरेंस शेयर्स आपके रेजिडुअल इंटरेस्ट में भागीदार नहीं है, ये तो सर क्या है, वेरिएबल नंबर। सीधी बात है सर, वेरिएबल नंबर, वो वेरिएबल वाली डेफिनेशन निकली ही कहां से है, अपनी डेफिनेशन से निकली है। और डेफिनेशन अपने को क्या कहती है कि अगर आप अदर देन वेरिएबल नंबर में किसी चीज को सेटल कर रहे हैं, इसका मतलब फिक्स्ड नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट में सेटलमेंट हो रहा है, तब तो वो इक्विटी हो जाएगा। लेकिन अगर अदर देन फिक्स्ड है वो, तो फिर वेरिएबल इंस्ट्रूमेंट में सेटलमेंट होते ही वो लाइबिलिटी बन जाएगी। आई होप यहां पर आपको ये बात आ गई होगी समझ में, ठीक है ना। चलिए अब ये पढ़ा देते हैं, देखो ये पढ़ लेते हैं, ये थोड़ी काम की चीज है। इन सर्टेन सिचुएशंस एन इंस्ट्रूमेंट इज कन्वर्टेबल ओनली एट द ऑप्शन ऑफ द इश्यूअर। कई बार ऐसा होता है कि इश्यूअर के ऑप्शन के बेसिस के ऊपर हमारे कुछ जो इंस्ट्रूमेंट है वो कन्वर्टेबल होते हैं। वाइल सच इंस्ट्रूमेंट्स प्रोवाइड द इश्यूअर विद एन अनकंडीशनल राइट टू अवॉइड पेमेंट ऑफ कैश, ठीक है। It is important to understand the economic substance of the option. It is also very important to determine whether the option is exercised by the issuer or by shareholders acting in their capacity as instrument holder. ये basically क्या कहना चाहता है यहाँ पे, मान लीजिए issuer that means company, issuer का मतलब कंपनी ने कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ऐसा इश्यू कर रखा है, कोई ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इश्यू कर रखा है जिसका रिडम्पशन यानी जिसका पैसे की वापसी जो है वो बेसिकली क्या है, कंपनी के ऑप्शन पे है। मतलब इसका ये जो इश्यू जो हुआ है ना, इसकी जब वापसी होगी, इसका जब पैसा वापस लौटाएंगे, इसको जब हम लोग रिडीम करेंगे, तो रिडीम करने के ऊपर हम इसको शेयर में कन्वर्ट भी कर सकते हैं और हम इसको कैश भी दे सकते हैं। तो बताओ ये कन्वर्ट करने का ऑप्शन किसके पास है, इश्यूअर के पास है सर। ये कन्वर्ट करने का ऑप्शन जो है इश्यूअर के पास में है। तो ये जो कन्वर्ट करने का ऑप्शन जब इश्यूअर के पास में है, इसका मतलब मेरा किसी भी कंडीशन में ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश नहीं है, मेरे सर के ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं है सर कि मुझे कैश देना ही पड़ेगा। लेकिन इसके लिए भी ये स्टैंडर्ड क्या कहता है, एक अलग से क्लैरिफिकेशन बताया है, ये अपने क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, दिस इज सम एडिशनल ज्ञान, दिस इज एडिशनल नॉलेज। क्वेश्चन तो ऊपर हो गया, वो क्वेश्चन ऊपर हो गया है, यहां पर आंसर हो गया इसका पूरा। लेकिन ये जो बातें दी हुई है ना, ये बातें से देखिए बेसिकली हमारे ये जो मॉड्यूल में हम लोग इलस्ट्रेशंस पढ़ रहे हैं ना, इलस्ट्रेशंस के आंसर्स में हम कॉन्सेप्ट भी साथ साथ में सीख रहे हैं, केवल इलस्ट्रेशन का आंसर नहीं है। वैसे इलस्ट्रेशन का आंसर यहां तक खत्म हो गया इस फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर। अब यहां पे ये कुछ बात बताना चाह रहा है और वो ये कह रहा है कि आप देखो कि ये बीइंग अ कंपनी आपका ये ऑप्शन कितना सब्सटैंटिव है सर।
आपका ये ऑप्शन जो है वो कितना सब्सटेंसिव है, ये कहता है कि देखिए इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक सब्सटेंस ऑफ द ऑप्शन, कि आप उसका पेमेंट अवॉइड कैश में करेंगे या नहीं करेंगे। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू डिटरमाइन वेदर द ऑप्शन इज एक्सरसाइज बाय द इश्यूअर और बाय द शेयर होल्डर्स एक्टिंग इन देयर कैपेसिटी एज इंस्ट्रूमेंट होल्डर। तो यहां पर आपको ये सारी बातें ध्यान में रखकर उसका क्लासिफिकेशन करना चाहिए कि वो आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटी है या इक्विटी। हालांकि प्राइमरीली यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल इन दैट केस टू डिलीवर एनी काइंड ऑफ कैश। फॉर एग्जाम्पल अब कहता है, क्या एग्जाम्पल बताया इसने इसका, इफ द कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट इज हेल्ड बाय द इक्विटी शेयर होल्डर्स। मान लीजिए कोई कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट है वो इक्विटी शेयर होल्डर के द्वारा ही रखा गया है, जैसे इसी क्वेश्चन में यही तो था ना, बिकॉज एनजी लिमिटेड ही तो इसका इक्विटी शेयर होल्डर है और एनजी के पास ही कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर है, तो दोनों का मालिक एक ही व्यक्ति है। तो सेम एग्जांपल में फिट हो रहा है ये आपका कॉन्सेप्ट। कहता है फॉर एग्जांपल इफ द कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट इज हेल्ड बाय द इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ द इश्यूअर सॉरी एंड द कन्वर्जन रिक्वायर्स यूनानिमस कंसेंट ऑफ ऑल द शेयर होल्डर्स। और कन्वर्जन क्या है, कन्वर्जन बेसिकली क्या क्या चाहता है कि सारे इक्विटी शेयर होल्डर्स का ना यूनानिमस कंसेंट आएगा तभी कन्वर्जन करेंगे। इट वुड बी इनअप्रोप्रिएट टू कंसिडर दैट द इश्यूअर हैज एन अनकंडीशनल राइट टू अवॉइड पेमेंट ऑफ कैश। इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब ऐसी सिचुएशन का होने का मतलब ये हो गया कि भले ही चाहे आपके पास में ये ऑप्शन है इसे कन्वर्ट करने का शेयर्स के अंदर, लेकिन यदि यूनानिमस कंसेंट चाहिए इक्विटी शेयर होल्डर ने और किसी भी इक्विटी शेयर होल्डर ने मना कर दिया, तो आपको बताइए यू विल एंड अप पेइंग कैश, आपको बाद में कैश देना पड़ ही जाएगा ना। तो फिर क्या फायदा सर ये ऑप्शन आपके पास में होने का। इसलिए यानी हर चीज को अपने को क्या कहना है, देखो अगर आपने कॉन्सेप्ट पकड़ा है, कॉन्सेप्ट समझा है, तब तो ये सारे स्टैंडर्ड्स हमारे लिए स्मूथ हैं। लेकिन हमने किसी चीज कॉन्सेप्ट को रूल बना के पढ़ लिया कि फिक्स टू फिक्स टेस्ट मैच हो रहा है, उसके सब्सटेंस में जाइए, समझिए, देखिए। जैसे यहां पे एक बहुत ही अच्छी बात इसने हमें सिखाने की कोशिश करी है माय डियर फ्रेंड्स, कि कंपनी के पास में ऑप्शन है, कंपनी के पास में ऑप्शन है, फिर भी आपको उसकी जांच करनी चाहिए। प्राइमरीली अगर कोई कंपनी ऐसा कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इश्यू करती है जिसका कन्वर्जन हो जाना है इक्विटी शेयर्स में, वो फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं है। लेकिन फॉर एग्जांपल बोला कि इसने कहा कि ये सब चीजें चेक करो, ऐसी भी चीजें देखो, ऐसे आउटराइटली उसको मत इक्विटी इंस्ट्रूमेंट क्लासिफाई करो। देखो कि कहीं ऐसा तो कोई सिचुएशन नहीं बनी ना कि जैसे मान लो जैसे यूनानिमस कंसेंट की जरूरत है और मान लो कोई भी मना कर दे, तो हम कन्वर्जन तो फिर नहीं कर पाएंगे उसका, हम उसका कन्वर्जन तो नहीं कर पाएंगे। तो हमारे पास में कौन सा ऑप्शन बचा, कैश देने का, और कैश देने का ऑप्शन बचा तो फिर बाद में वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाएगा, लायबिलिटी हो जाएगा, है ना। तो फिर बाद में आप ऐसी चीजों को ध्यान रखें एंड अकॉर्डिंगली उस चीज को क्लासिफाई करें। तो क्या कहता है देखो, in this situation it would be more relevant to consider the right of the instrument holder in their capacity as equity shareholder of the issuer। तो आपको क्या करना है, आपके जो इक्विटी शेयर होल्डर है ना, उनका क्या क्या राइट है, उन चीजों को भी आप कंसिडर करके देखो बिफोर यू क्लासिफाई द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। सो इट वाज अ वेरी गुड एग्जांपल, इनफैक्ट यू शुड मार्क इट एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर, राइट। इट शुड नॉट बी मिस्ड इन एनी केस, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 23। ये क्या कहता है, इंस्ट्रूमेंट कन्वर्टेबल ओनली एट द ऑप्शन ऑफ द इश्यूअर। ये सिर्फ इश्यूअर के ऑप्शन पे ही कन्वर्टेबल होगा। देखिए जो हम बात कर रहे थे उसी का एग्जांपल आ गया। कहता क्या है, XYZ ने इश्यू कर दिया है ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स विद द फॉलोइंग टर्म्स। द डिबेंचर्स कैरी इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 7% पर एनम। डिबेंचर्स पे 7% ब्याज की रेट है। Issuer has option to either convert the instrument into a fixed number of its own share at any time or redeem the instrument in cash at any time। किसके पास में ऑप्शन है, इश्यूअर के पास में ऑप्शन है। इश्यूअर के पास में ऑप्शन है एक तो कन्वर्जन का, दूसरा उनको कैश देने का। अब ऑप्शन इश्यूअर के पास में आ गया तो आई डोंट हैव एनी ऑब्लिगेशन, तो प्राइमरीली तो ये इक्विटी इंस्ट्रूमेंट हुआ।
प्राइमरली तो ये इक्विटी इंस्ट्रूमेंट हुआ। अगर इतना ही क्वेश्चन है तो मैं तो इसे इक्विटी इंस्ट्रूमेंट कहूंगा, लेकिन बिफोर आई क्लासिफाई दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट एज इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, आई हैव टू जज, आई हैव टू असेस ऑल द कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स एंड कंडीशन। सारी बातें पढ़नी पड़ेगी मुझे, तब पता चलेगा कि क्या है ये। तो कहता है रिडम्पशन प्राइस इज द फेयर वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड नंबर ऑफ शेयर्स into which the instrument would have converted if it had been converted। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई है, कहता है रिडम्पशन प्राइस है फेयर वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, ये किस चीज का एग्जांपल बताऊंगा मैं आपको। into which the instrument would have converted if it had been converted। सर थोड़ा समझ नहीं आया, एक्सप्लेन करके बताओ। ये कहना चाह रहा है कि कन्वर्जन में आपको फिक्स्ड नंबर ऑफ शेयर ही मिलेंगे, फिक्स्ड नंबर ऑफ शेयर ही मिलेंगे। तो एक फिक्स तो आ गया सर, एक फिक्स तो आ गया। अब दूसरा वाला फिक्स भी आ जाए तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ही बन जाएगा, ये है ना, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ही बन जाएगा। ये कहता है कि ईश्वर के ये जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हैं, उतने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का रिडम्पशन हो जाएगा, उतने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का रिडम्पशन हो जाएगा जितने की ये फिक्स्ड नंबर ऑफ शेयर की फेयर वैल्यू है। ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब आप याद करो कहां पढ़ चुके हैं, तो देखो मैं आपको ले चलता हूं यहां पे, अपनी जो टेबल पढ़ी थी हमने फिक्स्ड फॉर फिक्स टेस्ट वाली, ये देखिए सर, यहां पे इक्विटी शेयर तो फिक्स्ड है। पॉइंट नंबर 3 में जरूर देखिएगा आप अपने मॉड्यूल के अंदर, यहां पे आपके इक्विटी शेयर्स तो फिक्स्ड है सर, लेकिन इक्विटी शेयर फिक्स्ड होने के बाद में जो कंसीडरेशन है ना फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का, वो वेरिएबल हो गया है। इसका एग्जाम्पल ही लिख लीजिए, इलस्ट्रेशन, रेफर इलस्ट्रेशन सो एंड सो, अपना जो वाला इलस्ट्रेशन है ना उसका नंबर लगा लीजिए, एकदम इसी चीज का एग्जाम्पल है ये। क्योंकि यहां पे आपके इक्विटी इंस्ट्रूमेंट तो फिक्स है, लेकिन जितनी लाइबिलिटी आपकी बैलेंस शीट छोड़ के जाएगी ना वो फिक्स नहीं है। वो क्या है, वो वेरिएबल है सर। और उसमें क्या कह दिया गया इसके द्वारा, उसमें इसने क्या कह दिया, देखो उसमें इसने ये कह दिया कि ईश्वर के उतने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट रिडीम हो जाएंगे जितनी इनकी फेयर वैल्यू होगी। लेट से मान लो ईश्वर के पास में 1 लाख की फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, मान लीजिए ईश्वर के पास में 1 लाख के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है ना। तो यहां पर ये जो 1 लाख रुपए के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, इनका रिडम्पशन करना है मुझे, और मैं इन्हें मान लीजिए 1000 शेयर्स दे रहा हूं, मैं इनको 1000 फिक्स्ड नंबर ऑफ शेयर्स दे रहा हूं। और पता है मार्केट में वैल्यू कितनी है एक शेयर की, मान लीजिए मार्केट में जो वैल्यू है वो है लेट से 85 रुपीज, 85 रुपीज शेयर देना फिक्स है। तो देखिए 1000 इंटू 85 कितना हुआ, 85,000, 80 यानी 85 का सामान दे दिया मैंने, फिक्स हो गया ये। पता है अब रिडम्पशन कितना हुआ मान लिया जाएगा लाइबिलिटी का, 85 का रिडम्पशन मान लिया जाएगा और 25 स्टिल बैलेंस बचेगा। ये बात मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन करी थी, अभी आज फिर से एक्सप्लेन कर दी है। इसका मतलब क्या हुआ, ये तो सर फिक्स्ड है, बट ये फिक्स्ड क्या है, खाली नंबर ऑफ शेयर फिक्स्ड है इसके अंदर। ये जो वैल्यू है ना, इस वैल्यू की वजह से ये कंसीडरेशन का रिडम्पशन मान लिया जाता है इसमें से। तो कहने का मतलब सर लाइबिलिटी का सेटलमेंट तो फिक्स ना हुआ ना। ऐसा कहा जाता कि हम 1000 के शेयर देंगे, 1000 के बदले सारी लाइबिलिटी सेटल मान ली जाएगी, तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट होते, अदरवाइज अब ये नहीं होंगे। सीधी बात है, द होल्डर हैज नो कन्वर्जन ऑप्शन और रिडम्पशन ऑप्शन, फिर भी लाइबिलिटी है सर, फिर भी लाइबिलिटी है। देखिए डिबेंचर के पास में टेन्योर है 12 साल का, एंड इफ नॉट कन्वर्टेड और रिडीम्ड अर्लियर विल बी रीपेड इन द कैश एट द मैच्योरिटी इंक्लूडिंग अक्रूड इंटरेस्ट इफ एनी। लास्ट में कहा गया कि अगर आपके शेयर्स कन्वर्ट नहीं हुए, आपके शेयर्स कन्वर्ट नहीं हुए तो एट द एंड हम आपको क्या दे देंगे, कैश दे देंगे। ठीक है, इसके क्वेश्चन के आंसर्स को पढ़ते हैं। बहुत अच्छा आंसर लिखा है इसने। ईश्वर हैज द एबिलिटी टू कन्वर्ट द डिबेंचर्स इनटू अ फिक्स्ड नंबर ऑफ इट्स ओन शेयर्स एट एनी टाइम। ईश्वर के पास में ये एबिलिटी है, उसके पास में ये पावर है।
ईश्वर देयरफॉर हैज द एबिलिटी टू अवॉइड मेकिंग अ कैश पेमेंट। इसका मतलब वो कैश देने से मना कर सकता है, और कैश देने से मना किया इसका मतलब वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है। और सेटलिंग द डिबेंचर्स इन अ वेरिएबल नंबर ऑफ ओन शेयर, क्योंकि मेरा नंबर ऑफ शेयर जो है वो भी फिक्स्ड है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया है माय डियर फ्रेंड्स, समझ रहे हो ना आप सब लोग, ठीक है ना। तो ये कहता है देयरफॉर सच अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज लाइकली टू बी क्लासिफाइड एज इक्विटी। प्राइमरी हर आदमी यही सोचेगा कि ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट तो इक्विटी ही होते हैं, बट सुनिए क्या कहता है, बहुत ही ब्यूटीफुली ड्राफ्टेड है इसका आंसर। हाउएवर इट मस्ट बी नोटेड दैट मेयर एग्जिस्टेंस ऑफ अ राइट टू अवॉइड पेमेंट ऑफ कैश इज नॉट द कंक्लूसिव, यू हैव टू लुक इनटू द सब्सटेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, है ना। ये आपका कंक्लूसिव राइट नहीं है। ऐसा राइट होने का मतलब ये नहीं है कि मैं राइट एंजॉय कर पाऊं। हम रियल लाइफ में भी देखते हैं कि हमारे पास में बहुत सारे राइट होते हैं, लेकिन हम जिनको एक्सरसाइज नहीं कर सकते, समझ रहे हो ना। जैसे आपको मैं अगर वैसे थोड़ा ऑफ टॉपिक हो जाएगा, लेकिन जल्दी से बात खत्म कर दूंगा। आपको पता है ब्रह्मास्त्र एक ऐसा शस्त्र था, वो बहुत लोगों के पास में था, लेकिन ब्रह्मास्त्र का यूज है ना बहुत कम लोगों ने किया है। अब समझ रहे हो ब्रह्मास्त्र का क्या था। ब्रह्मास्त्र एक शस्त्र है, उसका यूज करते हैं, इसका मतलब उसका बहुत जबरदस्त इंपैक्ट पड़ता है। मेरे पास तो नहीं हो सकता ब्रह्मास्त्र। मान लीजिए जिनके पास में भी ब्रह्मास्त्र था, जैसे भगवान परशुराम के पास में ब्रह्मास्त्र था, ठीक है, कर्ण के पास में ब्रह्मास्त्र था, अर्जुन के पास में ब्रह्मास्त्र था, अश्वत्थामा के पास में ब्रह्मास्त्र था, लेकिन सबके पास में ब्रह्मास्त्र होते हुए किन किन लोगों ने ब्रह्मास्त्र का यूज किया? बहुत कम लोगों ने रेयर सिचुएशन में वो ब्रह्मास्त्र यूज किया है। इनफैक्ट अगर आपको कहा जाए तो 2 ब्रह्मास्त्र आपस में यूज ही नहीं हुए हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ सर कि वो राइट मेरे पास है, वो पावर मेरे पास है, बट उस पावर को मैं नहीं यूज ले सकता हूं। ये थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी से मैंने इसको कनेक्ट किया। लेकिन आप खुद देखिए सर, अकाउंटेंसी फील्ड के अंदर भी समटाइम्स, जैसे इसने कितना ब्यूटीफुल एग्जांपल दिया ऊपर भी कि आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स की यूनानिमस कंसेंट लगेगी, तो सर अब ये राइट आपका राइट रहा कहां, है ना। ये राइट आपका राइट कहां पे रह गया सर? ये राइट तो चला गया बेचारा। इस राइट की कोई अपने आप में इंपॉर्टेंस ना रही, बिकॉज यूनानिमस कंसेंट, सब्जेक्ट टू यूनानिमस कंसेंट राइट है। नीचे यहां पे ये कह रहा है कि यहां पे ये राइट आपका कॉन्क्लूसिव राइट नहीं है। तो द इंस्ट्रूमेंट इज टू बी अकाउंटेड फॉर एज पर इट्स सब्सटेंस एंड हेंस इट नीड्स टू बी सीन वेदर द कन्वर्जन ऑप्शन इज सब्सटेंटिव। बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखो, पता है आपको ये क्या होता है कि सर ये मॉड्यूल पढ़ने के यही फायदे हैं। मॉड्यूल पढ़ने के फायदे यही हैं कि एक तो इंस्टीट्यूट का माइंडसेट पता चल जाता है, एक वो लैंग्वेज अपने को कैच करने को मिल जाती है, एक वो एनालिटिकल फ्लो बन जाता है चीजों का कि हम चीजें लिख रहे हैं। और आपको पता है, देखिए मॉड्यूल से आप पढ़ेंगे, आपके मैं बता देता हूं, आपके 20-30 नंबर एक्स्ट्रा आने पक्के हैं। अगर आप मॉड्यूल के अलावा कोई भी मटेरियल रेफर करेंगे ना, तो फिर ये समझिए कि ना तो देखो इंस्टीट्यूट को वो पसंद है ना, और रही बात ना ही हमको उस पे 100% क्लैरिटी आ सकती है। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि बस आप सिर्फ मॉड्यूल पे भरोसा रखिए, मॉड्यूल के अलावा कुछ भी मत पढ़िए, मॉड्यूल को समझ के पढ़िए। बस हर चीज इसमें एक एक लाइन हम लोग समझ के पढ़ रहे हैं। आई थिंक यहां पे आपको अभी तक कोई दिक्कत नहीं आ रही है। बार बार आपको मैं कहता रहता हूं, फिर भी अगर आपको किसी भी पॉइंट में डाउट हो ना, तो यू कैन अनडाउटेडली रीच आउट टू मी, ठीक है। तो देखिए ये कहता है, कंक्लूड करते हैं इसको, इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन द इश्यूअर विल नीड टू डिटरमाइन वेदर इट इज फेवरेबल टू एक्सरसाइज द कन्वर्जन ऑप्शन और रिडम्पशन ऑप्शन। इन केस ऑफ लेटर द इंस्ट्रूमेंट विल बी क्लासिफाइड एज अ फाइनेंशियल लायबिलिटी, है ना, एज अ हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट हुज मेजरमेंट इज डेल्ट विद इन अ सब्सिक्वेंट सेक्शन। आगे कुछ आएगा 109 में, हम और उसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रैक्टिकल सिचुएशन डू अराइज वेयर इन द इश्यूअर हैज एन ऑप्शन और ऑब्लिगेशन टू इश्यू ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ओनली इन पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेज, दैट इज द इंस्ट्रूमेंट इज कंटिजेंटली कन्वर्टिबल। अब ये कह रहा है कि भले ही चाहे आप वो इक्विटी शेयर्स में उसका कन्वर्जन करें, लेकिन इक्विटी शेयर्स में कन्वर्जन बहुत ही रेयर सिचुएशन में हो सकता है। कहता है ना कि प्रैक्टिकल सिचुएशन डू अराइज वेयर इन द इश्यूअर हैज एन ऑप्शन और ऑब्लिगेशन टू इश्यू ऑन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ओनली इन पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस, दैट इज द इंस्ट्रूमेंट इज कंटिजेंटली कन्वर्टिबल। कोई सर पता नहीं है, कुछ इसके बारे में हम लोग क्लियर नहीं कह सकते कि ये चीज आपकी कन्वर्ट हो ही जाएगी क्या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में, है ना। तो ये जो हाउ एवर के बाद में जो एनालिसिस है ना, दैट इज द मेन पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन।
अगर आप ऊपर सिर्फ इतना इतना ही आंसर लिख के आ गए तो बहुत गलती काम हो जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है ये एनालिटिकल फ्लो बनाना भी, ये वाली बात लिखना भी, है ना। क्या आप कंक्लूजन समझ पाए इस चीज का? क्या आप कंक्लूजन समझ पाए? हालांकि हमने जितना अच्छे से इसका एनालिसिस किया है ना, ये इतना तो इसने नंबर वाइज दिया ही नहीं है, इसने तो बस खाली ज्ञान ज्ञान लिख दिया है। हमने तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स, वैल्यूज सब आपके सामने दिखा दी है। और हमारे इस क्वेश्चन के हिसाब से ये चीज आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटी बन रही है। हमारे इस क्वेश्चन के हिसाब से ये चीज आपकी बेसिकली क्या बन रही है? फाइनेंशियल लायबिलिटी। हमारे हिसाब से, हमारे डेटा के हिसाब से ये फाइनेंशियल एसेट नहीं बन रही। ठीक है ना, समझ गए आप सब लोग? ठीक है, तो आते हैं सर हम और दो क्वेश्चन पे। इलस्ट्रेशन नंबर 24, कन्वर्जन रेशियो चेंजेस अंडर द इंडिपेंडेंट सिनारियोज। कन्वर्जन रेशियो चेंजेस अंडर द इंडिपेंडेंट सिनारियोज। अच्छा भाई, एक तो हमने पहले सीखा था कि कन्वर्जन रेशियो चेंजेस ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम। अब है कुछ ये इंडिपेंडेंट सिनारियो। तो हम ये इंडिपेंडेंट सिनारियो में ये देखो क्या कहता है, स्टॉल लिमिटेड सब्सक्राइब टू कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ अटल लिमिटेड। द प्रेफरेंस शेयर्स आर कन्वर्टेबल एज बिलो 1:1. If another strategic investor invest in the issuer within 1 year, मतलब आपका कन्वर्जन 1:1 रहेगा यदि कोई दूसरा अनदर जो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर है वो विद इन 1 ईयर में आपके बिजनेस में इन्वेस्ट कर दे। 1.5:1 रहेगा यदि आईपीओ है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए विद इन 2 ईयर्स। और सर 2:1 रहेगा यदि कोई बाइंडिंग एग्रीमेंट फॉर द सेल ऑफ मेजॉरिटी स्टेक बाय इक्विटी शेयर होल्डर इज एंटर्ड इनटू विद इन 3 ईयर्स। देखिए सर 1, 2 और 3 ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। ये 1, 2 और 3 ये तीनों इंडिपेंडेंट सिनारियो है, लिखा हुआ भी है देखो। ये सारे के सारे क्या हैं? इंडिपेंडेंट सिनारियो। इसमें से कोई भी सिनारियो एक दूसरे से लिंक्ड नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि ये 3 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट हैं। ये 3 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट हैं। और ये लास्ट में एक चीज और भी रह गई, 3:1 है इफ नन ऑफ दीज इवेंट अकर इन द 3 ईयर्स टाइम। ठीक है, तो अब ये अलग अलग इवेंट है और ये सारी की सारी क्या है सर? इंडिपेंडेंट है। तो ऐसी कंडीशन में भी सर आपका फिक्स्ड टू फिक्स टेस्ट मान लिया जाएगा। ऐसा नहीं कहा जाएगा कि सर ये 1:1 है जो 1.5 हो गया तो फिक्स टू फिक्स मैच नहीं होगा। सो ऐसी कंडीशन में भी आपका फिक्स टू फिक्स टेस्ट जो है सर पास हो जाएगा। लेकिन इसके आंसर्स को हम लोग फॉलो करें उसके पहले इलस्ट्रेशन 25 रीड कीजिए। 25 वाला इलस्ट्रेशन, अब देखो इसके सारे ही इलस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट मार्क की क्या जरूरत है, बस आप अपने कॉन्सेप्ट को सर बिल्डअप करते रहिए इलस्ट्रेशंस की हेल्प से। देखिए Jan 20X1 में RHT लिमिटेड ने सब्सक्राइब किया कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स में ऑफ RDT लिमिटेड। ओके, प्रेफरेंस शेयर्स कैसे कन्वर्टेबल होंगे? देखिए कहता है 1:1 इफ अनदर स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर इन्वेस्ट एट एन एंटरप्राइज वैल्यूएशन ऑफ USD 100 मिलियन, यानी कोई नया इन्वेस्टमेंट आएगा हमारे कंपनी में 100 मिलियन USD के बराबर। ओके, फिर कहता है 1.5:1 इफ अनदर स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर इन्वेस्ट एट USD 150 मिलियन। इसका मतलब इफ अनदर पहली बार भी लिखा और फिर इफ अनदर दूसरी बार भी लिखा, इसका मतलब क्या है सर? ये इवेंट जो है ना, ये वाला इवेंट और ये वाला इवेंट ये इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकते, क्योंकि 2 अनादर का मतलब क्या हुआ कि पहला वाला इवेंट होना चाहिए तभी तो दूसरा इवेंट आएगा। फिर कहता है 2:1, इसका मतलब और तीसरा स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर कंपनी में आके 200 मिलियन लगा दे, और लास्ट में कहता है 3:1 अगर नो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट। क्या ये सारे इवेंट्स आपको इंडिपेंडेंट नजर आ रहे हैं? क्या ये सारे इवेंट आपको इंडिपेंडेंट नजर आ रहे हैं सर? ना, बिल्कुल नहीं, क्योंकि फर्स्ट जो केस देखिए, फर्स्ट केस के अंदर आपका जो 1:1 है वो कहता है कि एक इन्वेस्टमेंट आना चाहिए कंपनी में 100 मिलियन का, और जब 1.5:1 होगा ना वो डिपेंडेंट है कि पहला हो गया है तब दूसरा इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा 150 मिलियन का, फिर तीसरा इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा 200 मिलियन का। ये सारी की सारी चीजें आपकी इंडिपेंडेंट कतई नहीं है सर। दीज आर नॉट द इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इसे कहते हैं हम लोग इंटरडिपेंडेंट सिनेरियोज, इंटरडिपेंडेंट सिनेरियोज। और ऐसी कंडीशन में ये अगर ये पहला काम और दूसरा काम ये सब आपस में रिलेटेड हैं, दैट मींस ये सारे के सारे इवेंट्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, तो यहां पे ये माना जाएगा सर कि फिक्स टू फिक्स टेस्ट
मैच नहीं हुआ है, फिक्स्ड टू फिक्स्ड टेस्ट मैच नहीं हुआ है। क्योंकि ये फिक्स टू फिक्स टेस्ट तब मैच होता क्योंकि अगर ये सारे के सारे इंडिपेंडेंट इवेंट होते तो, जैसे कि इलस्ट्रेशन नंबर 24, लेकिन ये इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है, इसलिए फिक्स टू फिक्स टेस्ट मैच नहीं होगा। देखिए क्या कहता है, ये कहता है द 4 इवेंट्स आर इंटरडिपेंडेंट बिकॉज द सेकेंड इवेंट कैन नॉट बी मेट विदाउट ऑल्सो मीटिंग द फर्स्ट इवेंट एंड द थर्ड इवेंट कैन नॉट बी मेट अनलेस द फर्स्ट 2 आर मेट। सीधी बात है। कहता देयरफॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट शुड बी ट्रीटेड एज अ सिंगल इंस्ट्रूमेंट। इस कॉन्ट्रैक्ट को हम अलग अलग नहीं मान सकते, अलग अलग डिस्क्रीट कैटेगरी का नहीं मान सकते, एक ही कंसोलिडेटेड कैटेगरी में मानेंगे। व्हेन अप्लाइंग द फिक्स्ड फॉर फिक्स्ड टेस्ट, द टेस्ट इज देन फेल्ड बिकॉज द नंबर ऑफ शेयर्स टू बी एक्सचेंज फॉर कैश आर वेरिएबल। समझे कि नहीं समझे? टेस्ट हो गया फेल, है ना? समझ में आई आप सब लोगों को बात? तो ये सारी चीजें थी जो हमने देखो फिक्स्ड फॉर फिक्स्ड पे किया। सिमिलरली ये जो है, ये बेसिकली चलो ये भी अपने लोग रीड कर लेते हैं। ये कहता है 4 इवेंट्स कैन बी व्यूड एज अ डिस्क्रीट। ये सारी की सारी इवेंट क्या है? डिस्क्रीट है। बिकॉज द अचीवमेंट ऑफ ईच वन ऑफ दीज कैन अकर इंडिपेंडेंटली, अलग अलग हो सकता है, of the other as they relate to different periods. The arrangement can therefore be considered to be economically equivalent to 4 separate contracts. ये 4 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट माने जाएंगे। The price per share and the amount of shares to be issued is fixed in each of these discrete periods with each event relating to a different year and therefore a separate risk. The fixed for fixed test is therefore meet. समझ गए क्या? फिक्स्ड फॉर फिक्स्ड टेस्ट यहां पे मीट हो गया है सर, क्योंकि ये आपके 4 डिस्क्रीट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन यहीं पे ये इंडिपेंडेंट नहीं है। तो ये दोनों क्वेश्चन भी हमारे इंपॉर्टेंट हो गए। ठीक है, आगे के क्वेश्चंस की बात हम करेंगे सर नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले आज मैं आपको एक होमवर्क देता हूं। लेट्स से कि अब हमने बहुत सारे क्वेश्चन देखे सर, है ना? इतने सारे क्वेश्चंस देखने के बाद में भी हो सकता है एग्जाम में कुछ नया क्वेश्चन आए, एग्जाम में कुछ नया केस बने, ठीक है ना? क्योंकि हमारा अप्रोच कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग इन क्वेश्चनों को रट लें। इसलिए जब तक ये दिमाग में नहीं बैठे तब तक आप पूछते रहिए, समझ रहे हो ना? लेकिन पूछने के पहले एक बार आप अपनी एक्सरसाइज पूरी करें। बिकॉज अगर आप डायरेक्टली मुझसे पूछेंगे तो माइट भी ऐसा हो सकता है कि आपका दिमाग काम करना ही बंद कर दे। इसलिए पहले खुद उस चीज का फ्लो चार्ट बनाओ, उसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, और आपने सारे अपने एफर्ट्स लगा लिए। वो सारे एफर्ट्स लगाने के बाद में भी आप आंसर अगर नहीं लेके आ पा रहे हो तो मैं तो रेजिड्यूअल इंटरेस्ट हूं ही ना आप लोगों के लिए, मैं तो सबसे लास्ट में खड़ा ही हूं, ठीक है ना? इसलिए अब जैसे मैं आपको एक इंडिपेंडेंट सिनेरियो यहां पे देता हूं और इसका आंसर आप लोग नेक्स्ट क्लास के पहले पहले सोच के रखें। और अगर आपको ये लगता है कि आप ये चीज मुझसे शेयर भी कर सकते हैं तो आप मुझसे शेयर भी करें, है ना? आप रेफरेंस में लिख सकते हैं कि सर आपने फलाने फलाने वीडियो के अंदर ये क्वेश्चन हमको दिया था, राइट? तो आप इस पर्टिकुलर चीज का मैसेज भी मुझे भेज सकते हो, राइट? इफ यू थिंक कि ये अप्रोप्रिएट है और आप वो चीज मुझसे शेयर करना चाहते हो तो मैं आपको बता देता हूं ये बात क्या है और ये केस क्या है सर। हमारा एक, मान लीजिए ये इंस्ट्रूमेंट होल्डर है, मेरी कंपनी का नाम है मान लीजिए एबीसी कंपनी। एबीसी कंपनी का ये जो बी है ना, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होल्डर है। इसका मतलब हमने इशू किया ये। तो आपको तो पता ही है सर, जो भी फाइनेंस लेते हैं हम लोग उसके ऊपर एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट पेपर है, ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट पेपर है, ठीक है ना? और ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है ना? ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ हमारा, और यहां पे कंपनी के भी साइन हो गए और यहां पे किसके साइन हो गए? दूसरे, मान लीजिए यहां पे दूसरे हो गए आपके इंस्ट्रूमेंट होल्डर के भी साइन हो गए। ये अपना कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इसी कॉन्ट्रैक्ट को देखकर पढ़कर मैं पता लगा सकता हूं कि ये इक्विटी है या फाइनेंशियल लायबिलिटी। अब इस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ चीजें मिस हो गई हमसे। अब ये कॉन्ट्रैक्ट साइंड भी है लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ चीजें मिस हो गई। और पता है क्या मिस हुआ? मिस ये हुआ कि फिक्स्ड फॉर फिक्स्ड टेस्ट की जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो इसमें मिसिंग है। फिक्स्ड फॉर फिक्स्ड टेस्ट की जो टर्म्स एंड कंडीशन इसमें मिसिंग है।
मतलब इसमें किसी कंडीशन में ऐसा नहीं लिखा हुआ कि इनका कन्वर्जन जो है फिक्स्ड फॉर फिक्स्ड बेसिस पे ही होने वाला है। सो फिक्स्ड फॉर फिक्स्ड टेस्ट की इसमें टर्म्स एंड कंडीशन मिसिंग है। ओके, ये मैं ही आपके लिए एक केस सिनेरियो डेवलप कर रहा हूं, राइट। आप इसका आंसर कैसे करेंगे वो मैं तो जानना चाहता हूं। तो ये टर्म्स एंड कंडीशन मिसिंग है इसके अंदर फिक्स्ड फॉर फिक्स्ड टेस्ट की। तो यहां पे कंपनी के CFO अकाउंट संभालते हैं, अकाउंट्स के ये हेड होते हैं, HOD होते हैं। CFO से बड़ा कोई हेड नहीं होता सर फाइनेंस फंक्शन का। तो सर CFO का कहना ये है कि इन केस ऑफ एब्सेंस इन द कॉन्ट्रैक्ट, absence of clear terms and condition regarding fixed to fixed test, इस कॉन्ट्रैक्ट में ये फिक्स टू फिक्स टेस्ट की कंडीशन जो है वो एब्सेंट है सर। पता नहीं क्योंकि हम लिखना भूल गए, वो भी कहना भूल गया। अब ये कॉन्ट्रैक्ट तो साइन हो गया, अब इसको वापस तो चेंज कर नहीं रहे। तो इसका CFO को ये कहता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेरा फिक्स टू फिक्स टेस्ट जो है उसकी कंडीशन नहीं है, इसलिए हम अज्यूम कर लेंगे कि ये फिक्स्ड टू फिक्स्ड टेस्ट मैच करता है। ये फिक्स्ड टू फिक्स्ड टेस्ट मैच करता है। मान लो ये केस सिनारियो, अब ये केस सिनारियो बेसिकली क्या हुआ, ये एक रियल केस सिनारियो है। मेरे फ्रेंड ने मुझसे पूछा था, किसी पर्टिकुलर कंपनी की ये बात है, वहां पे उस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर ऐसे इंस्ट्रूमेंट इश्यू हुए थे एंड ही हैज आस्क्ड मी कि धीरज तू बता इसका कि इसका अपने लोग क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो जैसा मेरे फ्रेंड ने मुझसे क्वेरी पूछी वो क्वेरी मैं आपको पास ऑन करता हूं। देखते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके जवाब के साथ में मिलेंगे कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन का, इस पर्टिकुलर केस स्टडी का आंसर क्या होना चाहिए। तो आप मान लीजिए आप एक इंडेस एक्सपर्ट हैं, आप मुझे इस बात का जवाब देंगे कि कंपनी का जो CFO का कंटेंशन है, उसका जो इंटेंशन है कि एब्सेंस के केस में हम फिक्स टू फिक्स टेस्ट कंप्लाई मान लेंगे और हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट को इक्विटी शो करेंगे, बिकॉज इसके अंदर फिक्स टू फिक्स टेस्ट की कंडीशन कहीं लिखी हुई नहीं है। तो हम मान लेंगे कि सर फिक्स टू फिक्स टेस्ट की कंडीशन जो है कंप्लाई हो गई। मुझे इसके फेवर में और इसके अगेंस्ट में, दोनों के संदर्भ में, दोनों के कॉन्टेक्स्ट के अंदर तर्क वितर्क चाहिए। अब देखो ऐसा क्वेश्चन मान लो आपके पास में आ गया, तो हाउ डू यू राइट। ऐसी कंडीशन में जो रटने वाले होंगे ना वो क्या लिख पाएंगे, रटने वाले ज्यादा से ज्यादा क्या लिख देंगे इसके अंदर, बताओ। सारा खेल यहां पे, सारा गेम किस चीज का है सर, ब्रेनस्टॉर्मिंग का है। तो आई वॉन्ट यू ऑल टू फ्रेम प्रोफेशनल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर केस। आई होप आपको केस समझ में आ गया होगा, है ना। और ये रियल लाइफ केस है जो मैंने आपके साथ में शेयर किया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये केस अच्छा लगा होगा, राइट। अब ये चीज हमने कहीं नहीं पढ़ी ना स्टडी मटेरियल में, कहीं पे भी नहीं है सर एब्सेंस के केस में क्या माने, क्योंकि इसके कोई रूल नहीं होते, है ना। अब देखते हैं सर कि आप लोग इसका क्या आंसर लिखते हो, और मैं चाहता हूं कि इसका आंसर आप सब लोग मुझे व्हाट्सएप जरूर करें, ईमेल करें। जो भी आपके पास में मेरा कॉन्टैक्ट है उस कॉन्टैक्ट के ऊपर आप अप्रोच करें और मेरे को बताएं कि सर इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन के आंसर के साथ में और बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट के साथ में। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, इजाजत चाहूंगा। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स।